जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने 26 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। आज हम उससे आगे करेंगे। चक्रवात के दिए रेखाचित्र में ABCD से अंकित क्षेत्र में से किस एक में भारी मूसलाधार अल्पकालिक तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है। तो ये हमें रेखाचित्र दिया हुआ है। तो इसमें बता रखा है ऑप्शन A, B, C या D। तो जो ये A दिख रहा है आपको, ये उष्ण वाताग्र होता है। उष्ण वाताग्र। तो उष्ण वाताग्र A के आने पर गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठती है तथा मंद गति से वर्षा होती है। और जब इसके बाद B आता है, B वृत्तांश होता है, वृत्तांश। तो उसके बाद जब B वृत्तांश आता है तो जिस पर वर्षा एकदम रुक जाती है और आकाश साफ हो जाता है। फिर इसके बाद जो D है वो होता है शीत वाताग्र। A उष्ण वाताग्र, D जो है शीत वाताग्र होता है। तो जब D आता है तो इससे तापमान क्या होता है, गिरने लग जाता है, क्योंकि शीत वाताग्र है तो तापमान इसमें गिरेगा। तो तापमान इसमें गिरने लग जाता है और हवाएं जो होती है वो तेज़ी से ऊपर उठने लगती है और जिससे मूसलाधार वर्षा होती है। और फिर इसके बाद C आता है, C वृत्तांश आता है, जिससे वर्षा जो होती है रुक जाती है और आकाश साफ हो जाता है। तो हमें पूछा गया था कि इनमें से किस एक में भारी मूसलाधार वर्षा होती है। तो जो ऑप्शन D होगा वो सही होगा कि जो शीत वाताग्र D है उसमें भारी वर्षा होती है, क्योंकि ये शीत वाताग्र है तो इससे तापमान क्या होता है, गिर जाता है। तो तापमान गिर जाने से जो हवाएं होती है वो तेज़ी से ऊपर उठने लगती है और फिर मूसलाधार वर्षा होती है। निम्नलिखित तापमान और वर्षा आंकड़ों पर विचार कीजिए। ये महीने हैं, ये तापमान डिग्री सेल्सियस और वर्षा सेंटीमीटर में दी हुई है। जिसमें पूछा गया है ये आंकड़े जिस जलवायु से संबंधित है वह जलवायु है। तो इसमें ये पश्चिमी यूरोपीय प्रारूप से संबंधित है। ये आंकड़े जो है पश्चिमी यूरोपीय प्रारूप, इसे पश्चिमी समुद्र तटीय जलवायु भी कहते हैं, समुद्र तट की जलवायु भी कहते हैं। तो जो ऑप्शन C होगा वो सही होगा। रेखाचित्र में दिखाई गई निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में समुद्र ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होगी। तो समुद्र ज्वार की ऊंचाई अधिकतम यानी कि दीर्घ ज्वार, और अगर ऊंचाई कम होगी तो लघु ज्वार। तो दीर्घ ज्वार कब आता है, तो इसमें जो ऑप्शन D होगा M4 सही होगा, क्योंकि इसमें जो सूर्य है वो, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों एक ही रेखा में है। तो एक ही सरल रेखा में है, जिसमें अर्थ, ये पृथ्वी, ये मून और ये सूर्य, जब तीनों ही एक ही रेखा में होते हैं तो सूर्य भी अपना आकर्षण बल लगाता है पृथ्वी की तरफ और चंद्रमा भी लगाता है। तो इन दोनों का क्या होता है, सम्मिलित प्रभाव दिखता है। दोनों का सम्मिलित प्रभाव दिखता है तो इससे उच्च ज्वार आता है, उच्च ज्वार होता है, जिसे दीर्घ ज्वार भी कहते हैं। तो जो ये M4 है उस पर ज्वार की ऊंचाई जो होगी अधिकतम होगी। अगर ये समकोण की स्थिति में हो, जब पृथ्वी यहाँ पर हो, यहाँ पर चंद्रमा हो और यहाँ पर सूर्य हो, तो सूर्य भी अपना आकर्षण बल लगाता है पृथ्वी पर, चंद्रमा भी लगाता है। तो दोनों एक दूसरे पर लगाते हैं। तो क्योंकि दोनों दूसरे पर लगाते हैं तो इसका जो प्रभाव होता है, जो वो प्रभाव होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो पृथ्वी पर न तो चंद्रमा का आकर्षण शक्ति का प्रभाव होता है, न ही सूर्य की शक्ति का आकर्षण प्रभाव होता है। तो ये ऐसी स्थिति में लघु ज्वार आता है। निम्न ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है जब ये लंबवत हो, समकोण की स्थिति में हो, और जब सरल रेखा में हो। तो क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों की सम्मिलित प्रभाव होता है, आकर्षण का प्रभाव जो होता है सम्मिलित रूप से होता है, तो उच्च ज्वार आता है। तो जो M4 है, क्योंकि ये एक सीधी रेखा में, सरल रेखा में, तो जो M4 होगा उसमें उच्च ज्वार आएगा। तो ऑप्शन D होगा वो सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये इमारती लकड़ी है और ये देश है। तो देवदार जो है वो कनाडा में है, देवदार लकड़ी कनाडा देश में है। डगलस फर मेक्सिको, महोगनी होंडुरास और सागौन
जो है म्यांमार में, सागौन म्यांमार में। तो जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। देवदार है, उसको डगलस देवदार के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो लकड़ी होती है वो बहुत सीधी होती है एकदम। और जो महोगनी का जो पेड़ है वो 150 फीट 150 फीट से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच सकता है ये महोगनी का जो पेड़ होता है वो। तो जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा इसमें। नहीं सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक यामोत्तर में दिखाई देती है? तो जो ये 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी में ये कहाँ पर पड़ता है? ये अंडमान और निकोबार का जो एक द्वीप है काथाल, अंडमान और निकोबार का एक द्वीप है काथाल या कथाल भी कहते हैं, जो द्वीप पर पड़ती है, जो कि 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। वहाँ पर सूर्योदय की प्रथम किरण पड़ती है। काथाल या कथाल एक द्वीप है अंडमान और निकोबार का, जो कि 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नौ परिवहन और मस्तिष्क ग्रहण में ज्वारभाटा अत्यंत सहायक होता है। हाँ, क्योंकि इसमें जो लहरें होती है उससे सहायता मिलती है। उच्च ज्वारभाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या निकलने योग्य बनाता है, ये भी सही है। ज्वारभाटा बंदरगाहों में साधन रोकता है। कांडला और डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह है। तो चारों ही ऑप्शन जो है वो सही है। डायमंड बंदरगाह जो है वो हुगली नदी पर स्थित है, डायमंड बंदरगाह। और जबकि कांडला जो है वो कच्छ की खाड़ी के पूर्वी भाग में स्थित है। ये प्राकृतिक पोताश्रय है। पोताश्रय जहाँ पर नाव जो होती है वो ठहरती है उसे कहते हैं। तो प्राकृतिक है, पोताश्रय है, कच्छ की खाड़ी के पूर्वी भाग पर स्थित। तो जो ऑप्शन डी है वो सही होगा इसमें। तूफानी चालीसा रोयरिंग फोर्टिस के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध से निर्वात बहती है। तो जो तूफानी चालीसा जो होती है वो 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है। तो ये केवल और केवल दक्षिणी गोलार्ध में मिलती है, उत्तरी गोलार्ध में ये नहीं मिलती है। जैसे ये हमारा ग्लोब होता है तो ये 0 डिग्री, इसे 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं और भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो इसका जो ऊपरी है वो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण के बीच ये बहती है तूफानी चालीसा। तो 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य। तो उत्तरी तो ये तो नहीं होगा पहला। ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है, ये सही है। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। मेघाच्छादन आकाश यानी कि बादलों से घिरा हुआ आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंकित होती है? तो होती है तूफानी मौसम। जब किसी भी क्षेत्र में वायुमंडलीय जो दाब होता है वो कम होता है तो उस स्थिति में बैरोमीटर जो रीडिंग होती है वो नीचे गिरने लगती है। और जब क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो रहा है तो बैरोमीटर रीडिंग जो होती है नीचे गिरने लगती है। तो ऐसी स्थिति में कम वायुमंडलीय दाब के क्षेत्रों को भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं तेजी से कम दबाव क्षेत्र की ओर चल देती है, जिससे आंधी और तूफान का रूप धारण कर लेती है। हवाएं जो होती है वो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की तरफ बहती है या चलती है हवाएं। तो क्योंकि जब वायुमंडलीय दाब कम होता है वहाँ पर बैरोमीटर रीडिंग नीचे गिरती है, तो उस वायुमंडलीय दाब जो कम हुआ है उसको भरने के लिए चारों तरफ से जो होती है हवाएं चलने लगती है, तो तेज तूफानी और चक्रवात जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। और अगर बैरोमीटर की रीडिंग में अगर लगातार वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब ये होता है कि वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, तो वहाँ पर हाई प्रेशर ज़्यादा होगा, तो जो हवाएं होगी यहाँ से निकलेगी, उच्च दाब क्षेत्र से निकल रही और निम्न दाब क्षेत्र की ओर ये उस क्षेत्र को भरने चली आती। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा।
निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो अरस्तु ने कहा था। अरस्तु ने अपनी पुस्तक, उनकी एक पुस्तक है स्वर्ग में ये कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। 340 ईसा पूर्व में कहा था। तो जो ऑप्शन ए होगा सही होगा। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षैतिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है। तो अगर कोई भी प्रेक्षक विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर खड़ा होता है तो उसको क्या होता है, तारों की स्थिति जो होती है वो क्षितिज से लंबवत दिखाई देती है। तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है। परतदार चट्टानों के निर्माण में जो पूर्व विद्यमान चट्टानें हैं उनका क्षरण यानी कि जो उनका अवशेष है वो भी सम्मिलित होता है, सही है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। परतदार चट्टानें विशेष रूप से परतों में पाई जाती है। तो चारों ही जो है वो सही है। तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। तो बाल्टिक सागर जो है उसमें ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। बाकी काला सागर में, कैरिबियन सागर में, कैस्पियन सागर में ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार जो होता है उसका संबंध प्लेट के जो किनारे होते हैं उनके अभिसरण और अपसरण से होता है। अभिसरण यानी कि किनारों का पास आना, अपसरण यानी कि प्लेट के किनारों का दूर जाना। तो उसके परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी उद्गार होता है। बाल्टिक सागर जो है वो उत्तरी यूरोप में है। उत्तरी यूरोप जो है उसका सागर है ये। तो जो ऑप्शन ए होगा सही होगा। क्वार्टिस कायांतरित होता है। क्वार्टिस ये चट्टानें हैं। तो क्वार्टिस किसका कायांतरित रूप है? तो बलुआ पत्थर का जो है कायांतरित या रूपांतरित रूप है क्वार्टिस। चूना पत्थर का देखें तो चूना पत्थर का कायांतरित या रूपांतरित भाग होता है संगमरमर होता है। सेल का होता है स्लेट। वैसे अगर हम कोयले का देखें तो ग्रेनाइट होता है। ग्रेनाइट का वापस नाइस होता है कायांतरित रूप। स्लेट का वापस सिस्ट होता है। तो इस तरह से क्वार्टिइट जो है क्वार्ट्स वो है बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप है क्वार्ट्स। और चूना पत्थर का है संगमरमर और शेल का है स्लेट। जो ऑप्शन सी होगा सही होगा कि बलुआ पत्थर से क्वार्ट्स कायांतरित होता है। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए। तो आसफाल अपरदन, परत अपरदन, रील अपरदन और अवनलिका अपरदन, जिसे नलिका अपरदन भी कहते हैं। तो आसफाल अपरदन में क्या होता है, जब वर्षा होती है तो वर्षा के द्वारा उत्पन्न जो भी कीचड़ है या फिर मृदा के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनकी जो गति होती है उनको हम बोलते हैं आसफाल अपरदन। फिर परत अपरदन या जिसे सीट अपरदन भी कहते हैं, परत या सीट अपरदन। इसमें क्या होता है, मिट्टी की क्षैतिज परत होती है, तेज हवा या तेज वर्षा के द्वारा उड़ाकर या भागकर ले जाई जाती है, उसे परत अपरदन कहते हैं। रील अपरदन का जो विकास होता है वो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, जब छोटी छोटी जल धाराओं से होता है इसका। तो ये रील अपरदन। अवनलिका अपरदन यानी कि जब भारी वर्षा होती है तो उसके पश्चात जो जल होता है एक निश्चित दिशा में बहकर अपरदन करने लगता है, तो उसे अवनलिका अपरदन कहते हैं। तो निश्चित धाराओं में बहता है तो अवनलिका होता है। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा कि मृदा अपरदन का सही क्रम में पहले आसफाल अपरदन, फिर परत अपरदन, फिर रील अपरदन और फिर अवनलिका या नलिका अपरदन। एक मौसम विज्ञान केंद्र के तापमान एवं वर्षा अभिलेख नीचे दिए गए हैं। ये महीने दिए हुए हैं, ये तापमान है डिग्री सेल्सियस में और ये वर्षा है सेंटीमीटर में। इसका जो औसत तापमान अगर हम देखें तो वो है 12.8 डिग्री सेल्सियस। औसत वर्षा है 54.9 सेंटीमीटर वार्षिक। निम्नलिखित में से उपयुक्त जलवायु प्रतिरूप वाले प्रदेशों को पहचानें। तो ये भूमध्य सागरीय प्रदेश, हम जानते हैं भूमध्य सागरीय या भूमध्य सागरीय प्रदेश होता है, उसमें जो वर्षा होती है हमेशा शीतकाल में होती है। तो अगर हम वर्षा को देखें तो दिसंबर और जनवरी और फरवरी और इसी में वर्षा हुई है तो शीतकाल में। और इसमें जो तापमान होता है भूमध्य सागरीय प्रदेश में जो तापमान होता है वर्ष जो साल में लगभग तापमान जो होता है समान रहता है पूरे साल में, साल भर इसका जो तापमान होता है समान रहता है। आप देख सकते 11, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 15, 13, 10।
तो जो ये ऑप्शन ए होगा वही होगा, ये स्थिति मौसम ये भूमध्य सागरीय प्रदेश की है। कथन है लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर और निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होते आते हैं। तो सही है, जब लघु ज्वार भाटा आता है तो उस समय क्या होता है, उच्च ज्वार जो होता है, उच्च ज्वार सामान्य से निम्न हो जाता है और निम्न ज्वार सामान्य से उच्च होगा, तभी तो लघु ज्वार होगा ना। और लघु ज्वार भाटा वृत्त ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है। तो ये ए तो सही है परंतु आर गलत है। सूर्य और चंद्रमा के साथ जब कौन बनाता है, ये जब सूर्य इधर चंद्रमा और पृथ्वी इसके बाद समकोण की स्थिति में जब होता है तभी लघु ज्वार आता है। तो जो ये नवचंद्र के समय होता है ऐसा नहीं है। तो जब क्योंकि इधर से सूर्य भी अपनी आकर्षण शक्ति लगाता है, इधर ये भी लगाता है, तो किसी का भी इस पर प्रभाव नहीं होता है, तो लघु ज्वार आता है। तो जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है पक्षाप मेघों के हिम स्फटिकों में। जो पक्षाप जो स्तरीय मेघ होते हैं, बादल जो होते हैं, पक्षाप स्तरीय जो मेघ यानी कि बादल जो होते हैं उच्च आकाश में पाए जाते हैं और इन मेघों में उपस्थित हिम कण होते हैं। हिम यानी कि बर्फ के जो कण होते हैं उनसे जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो सूर्य या चंद्रमा इन दोनों के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण होता है। तो किससे होता है, तो पक्षाप मेघों के हिम स्फटिकों से। तो जो हिम कण होते हैं वहाँ से प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है, तब ये प्रभामंडल बनता है सूर्य के भी चारों ओर और चंद्रमा के भी चारों। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती है, तो मंद नहीं होती। महासागरीय जो धाराएं होती है जल का धीमी गति नहीं होती है बल्कि तीव्र गति से भी प्रवाहित हो सकती है। तो पहला तो गलत होगा। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है, सही है। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है, सनातन जो पवनें होती है उनके द्वारा ही चलायमान होती है। तो और एक है कि महासागरीय धाराएं महासागरीय समरूपण द्वारा प्रभावित होती है, तो जिसमें बी है वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य क्षेत्रों में वर्ष 4 मुख्य ऋतुओं में विभाजित होता है। तो जो भूमध्यवर्ती जो क्षेत्र होते हैं उसमें जो वर्ष होता है 2 मुख्य ऋतुओं में विभाजित होता है, न कि 4। तो 2 में होता है, तो पहला तो नहीं होगा। भूमध्य क्षेत्रों में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है, नहीं। शीत ऋतु में अधिक वर्षा होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, तो ये भी नहीं होगा। चीन की तरह की जलवायु जो जहाँ भी होती है वहाँ पूरे वर्ष वर्षा होती है, सही है। और उष्ण कटिबंधीय उच्च भूमियाँ विभिन्न जलवायुओं के ऊर्ध्वाधर अनुक्षेत्र वर्गीकरण को प्रदर्शित करती है, तो ये भी सही है। तो जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित पारिस्थितिकी वर्गीकरणों पर विचार कीजिए। इन पारिस्थितिक वर्गीकरणों की धवलता परिणाम का घटता कर्म क्या होगा। धवलता परिणाम जिसको हम एल्बेडो भी कहते हैं, एल्बेडो या अल्बेडो, या फिर हम इसको अल्बेडो भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, एल्बेडो भी कहते हैं, जो ये नियंत्रित करता है कि पृथ्वी की जो सतह है उसके द्वारा कितनी ऊर्जा अवशोषित की जाए। धवलता परिणाम या फिर एल्बेडो जो होता है ये नियंत्रित करता है कि पृथ्वी की सतह द्वारा कितनी ऊर्जा अवशोषित की जाए। तो जो इसमें ये ऑप्शन जो बी होगा 4, 1, 3, 2 जो टुंड्रा है, तो टेगा की अपेक्षा टुंड्रा की जो एल्बिडो है वो अधिकतम होगी और उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वनों की अपेक्षा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती का जो एल्बेडो होगा वो अधिकतम होगा। तो पहले आएगा 4, फिर आएगा 1, फिर 3 क्योंकि इसका अधिक है और फिर इसका, तो ये जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। दोनों गोलार्धों के 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पेटिका होती है, ये सही है। निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते, ऐसा नहीं है। तो जो आर होगा वो गलत होगा। अगर हम इसको समझें तो मान लो जैसे कि एक ग्लोब है, तो जो इसमें
ये जो पट्टी है ये जब 5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी, इसके ऊपर अगर हम देखें तो ये 30 डिग्री, ये 35 डिग्री नॉर्थ ही चलेगा ये। फिर इधर 60 डिग्री 65 डिग्री नॉर्थ और ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा 90 डिग्री नॉर्थ। और इसी तरह नीचे भी चलेगा। तीस डिग्री साउथ दक्षिणी, 35 डिग्री दक्षिणी रहेगा, 60 डिग्री दक्षिणी, फिर 65 डिग्री दक्षिणी और फिर आ जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री दक्षिणी। तो यहाँ पर जो होता है ये 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी, ये जो होता है ये लो प्रेशर होता है यहाँ पर, यानी कि निम्न दाब क्षेत्र होता है। यहाँ पर उच्च दाब क्षेत्र होता है, ये निम्न दाब क्षेत्र होता है, ये उच्च दाब क्षेत्र होता है। उसी तरह यहाँ पर उच्च दाब होगा तो यहाँ पर जो 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री साउथ है वहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र होगा, तो लो प्रेशर। फिर हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर और फिर यहाँ पर 90 डिग्री पर हाई प्रेशर होगा। तो अब क्योंकि हम जानते हैं जो हवाएं होती है वो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर आती है, तो ये निम्न दाब क्षेत्र है, लो प्रेशर है ये LP। तो जो हवाएं होती है इस हाई क्षेत्र से इधर आएगी, इधर से भी इधर आएगी, तो ये हाई प्रेशर से निम्न दाब क्षेत्र की ओर आई है। उसी तरह वापस यहाँ से ये, क्योंकि ये उच्च दाब क्षेत्र है और ये निम्न दाब क्षेत्र है, तो इधर से ऐसे जाएगी और ये क्योंकि हाई प्रेशर है तो इधर से भी ऐसे आएगी, ये ऐसे। जो ये वाली होती है ये व्यापारिक पवनें होती है, व्यापारिक पवन। ये पछुआ पवन होती है और ये ध्रुवीय पवन होती है। ध्रुवीय पवन ये उच्च ध्रुवीय, ये ध्रुवीय उच्च दाब पेटी होती है। ध्रुवीय 90 डिग्री जो है ना, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी होती है ये। अगर 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ की अगर हम देखें तो ये विषुवतीय निम्न दाब पेटी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो निम्न दाब क्षेत्र होता है, फिर 35 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री उत्तरी देखें अगर हम, तो ये होती है उपोष्ण, उपोष्ण उच्च दाब, क्योंकि यहाँ पर उच्च दाब है ये, तो उपोष्ण उच्च दाब पेटी होगी। और ये होगा उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी और ये होंगी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। हमसे पूछा गया है कि दोनों गोलार्धों के 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पेटी होती है। तो आप देख सकते हैं 65 डिग्री, तो यहाँ पर तो निम्न दाब पेटी है, यहाँ पर भी निम्न दाब पेटी है। तो ये जो ऑप्शन पहला जो होगा वो सही होगा कि निम्न दाब, उच्च दाब की जगह क्या है यहाँ पर निम्न दाब पेटी है, उच्च दाब की जगह निम्न दाब है, निम्न दाब पेटी। तो जो पहला जो होगा वो सही होगा। निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं, तो ऐसा नहीं है। निम्न दाब अगर आप देखें तो भूमध्य जो विषुवतीय जो निम्न दाब, विषुवतीय जो रेखा वो भी निम्न दाब पेटी पर आती है। जो कारण जो होगा वो गलत होगा, तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर आभ्यंतर कुंडलित होती है, तो ये सही है। एक भवंडर जैसा कुंडलित होता है, तो ये सही है। जब चक्रवात आता है तो केंद्र के ऊपर, हवा चक्रवात के केंद्र में अवरोहित होती है, क्योंकि जो चक्रवात का केंद्र होता है वहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र होता है, लो प्रेशर होता है, और हवाएं जो होती है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र को भरने के लिए चल देती है। तो हवाएं जो होगी चक्रवात के केंद्र में अवरोहित होती है, तो सही है। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। निम्नलिखित जलवायु
और विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए। संघनन, उच्च ताप एवं आर्द्रता, पर्वत विज्ञान, ऊर्ध्वाधर हवा, गर्जन, मेघ। इनमें गर्जन करने वाले बादलों का विकास किस किस तथ्य के आधार पर होता है? तो चारों के आधार पर गर्जन करने वाले बादलों का विकास होता है। अगर जो मेघार्जन है, मेघार्जन उच्च ताप और उच्च आर्द्रता के कारण विकसित होती है, और इसमें जो पवनें होती है, पवन जो होती है वो ऊर्ध्वाधर गति से चलने लगती है, और जो इसका जो जलवाष्प होता है वो संघनित होकर बादलों का निर्माण करके पर्वतीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर पुनः प्रकट हो जाते हैं। तो चारों ही गर्जन करने वाले बादलों के विकास के लिए के कारण होते हैं। तो सही है, ये चारों से होता है। अल्पकालिक जलवायु संबंधी तथ्य के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंधित है? मानसून वर्षा से संबंधित है तो हम जानते हैं एल नीनो और दक्षिणी दोलन। तो एल नीनो और जो दक्षिणी दोलन है एक दूसरे से संबंधित है ये, और मतलब इन्हें क्या करते हैं, एल नीनो और दक्षिणी जो दोलन है उन्हें सम्मिलित रूप से इंसो कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसो, इंसो कहते हैं। और जो एल नीनो जो होती है इसके कारण सामान्य से अधिक वर्षा भी होती है, और जो भारत में जो मानसून होता है वो सक्रिय हो जाता है। और एक होता है ला नीना, ला नीना होता है। ला नीना का आविर्भाव कब होता है? जब एल नीनो का प्रभाव समाप्त हो जाता है तब ला नीना का प्रभाव शुरू होता है। तो जो एल नीनो है इसके कारण सामान्य से अधिक वर्षा होती है। हमने पूछा था कि विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंधित है, तो वो है एल नीनो और दक्षिणी दोलन। तो आज के लिए यही तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।